नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली से आने वाले लोग उत्तराखंड के लिए बड़ी चिंता की वजह बनते जा रहे हैं। 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक के मौत के आंकड़े अगर देखें तो एक हफ्ते में 67 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राज्य में कोरोना टेस्ट के रेट कम कर दिए गए हैं। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 719 रुपए की बजाय 679 रुपए देने होंगे। वहीं RT-PCR टेस्ट की कीमत करीब 50% कम कर दी गई है। पहले टेस्ट की कीमत 1400 रुपए थी, लेकिन अब टेस्ट की कीमत 900 रुपए कर दी गई है। जबकि सरकारी अस्पतालों में दोनों जांच निःशुल्क की जाएंगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का यह कहना है कि रेट कम होने से जहां लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं टेस्टिंग में तेजी आएगी। इस साल के रेट्स भी सब्सटेंशियली कम कर दिए। ऑलमोस्ट 50% हमारे रेट्स आज हो गए। ये जो मार्केट में जो कंडीशंस हैं, जो ये डायनेमिक प्राइसेस हैं, जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस हमें लगता है कि गिरती हैं, हम लोग ये सारा बेनिफिट हमारी जो आम जनता है उनको पास ऑन करना चाहेंगे। इसी के दृष्टिगत और सब्सटेंशियली हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग इस स्टेप से काफ़ी हद तक बढ़ेगी भी। राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 5 दिनों में राज्य में 50 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुरुवार को राज्य में 355 कोरोना के नए केस आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना के कुल केस 73,000 के करीब हो गए हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता की बात है, क्योंकि पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल अमित, और खासकर ये भी ज़्यादा चिंता है कि जो कोरोना से जो मौतें हैं उनका सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते में 20 नवंबर से अभी तक हम देखें तो कोरोना पॉजिटिव जहां 3000 से अधिक केस सामने आए, तो 63 लोगों ने इस बीच कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कोरोना का जो नए केस आने का आंकड़ा है वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो डेथ हैं, जो मौतों का आंकड़ा है, वो कंटिन्यूस बना हुआ है। और ये बड़ी चिंता की बात है कि उत्तराखंड जैसे एक छोटे से राज्य में पिछले एक हफ्ते में 63 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हों। हालांकि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है और लगातार जो मेजर्स इसमें उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने दिखा है कि बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है, बॉर्डर पर कोरोना के टेस्ट चल रहे हैं। कल भी अलग अलग बॉर्डर पे करीब 18 लोग जो पैसेंजर थे वो पॉजिटिव पाए गए, तो उनको या तो वापस लौटा दिया गया या हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी सामने है, क्योंकि ठंड का मौसम भी है। कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों से एक मीटिंग करने वाले हैं और बहुत कुछ कल की मीटिंग पर निर्भर करेगा कि अब 30 नवंबर के बाद सरकार क्या क्या दिशा निर्देश जारी करती है, ये क्या कदम उठाती है। क्या सरकार नाइट कर्फ्यू लगाती है या फिर अन्य जो एहतियात हैं वो क्या बरते जाएंगे, इसको लेकर कल बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां पर कांडा इलाके में देर रात एक मैक्स गाड़ी के खाई में गिर जाने के चलते बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग एक बारात से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। और हमारे सहयोगी किशन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, क्या जानकारी हादसे के बारे में? बारात जो है घर को लौट रही थी शादी होने के बाद। इसमें जो बैंड बजाते हैं वो लोग इस मैक्स गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक 17 साल का युवा है, एक 40 साल का युवा है, और दोनों जो है घायल, उन दोनों की मौत हो गई। इसके साथ ही जो 6 लोग हैं वो गंभीर घायल हैं, उन्हें बागेश्वर रेफर कर दिया है। एक खाई में पूरी गाड़ी गिर गई थी। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दून विश्वविद्यालय के वीसी के लिए नया पैनल बनाया जाएगा। दिसंबर तक राजभवन नया पैनल भेजेगा। पुराने पैनल को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने 1 नवंबर को ही बता दिया था कि वीसी के लिए जो 3 नामों का पैनल भेजा गया था, उसमें एक नाम ऐसा भी था जो 2016 में हुई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच में वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया था। वाइस चांसलर के चयन के लिए यूजीसी के प्रतिनिधि, राज्यपाल के प्रतिनिधि और उच्च शिक्षा सचिव समेत 3 लोगों की कमेटी बनती है और कमेटी की सिफारिश पर ही राज्यपाल वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं।
विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चर्चा इस बात की होने लगी है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दो बड़े नाम पहाड़ की सीट पर फोकस कर रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फेस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस चेहरा बनाएगी या नहीं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना जरूरी है और विधायक बनने के लिए सीट का तय होना। तो सवाल है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 22 में कर्मभूमि कौन सी होगी। सियासी हलकों में चर्चा इस बात की है कि पहाड़ में समीकरण और गैरसैंण राजधानी फैक्टर के साथ मुख्यमंत्री पहाड़ का रुख कर सकते हैं। हालांकि सीएम ने ये फैसला पार्टी पर छोड़ा है। क्या ये माना जाए, इस तरह की चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि भी क्या कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र होगा, या वहां की जनता इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रही है? देखिए, तो मेरी पार्टी को तय करना है, क्योंकि मैंने कभी भी पार्टी से बाहर नहीं सोचा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसला पार्टी पर छोड़ दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पत्ते ही नहीं खोलना चाहते। 2017 में हरीश रावत का मैदान की 2 विधानसभा सीटों से अनुभव खराब रहा और 19 में वो नैनीताल सीट से सांसद का चुनाव भी हार गए। इसलिए चर्चा है कि अपनी भूल सुधारकर हरदा भी पहाड़ में सीट तलाश रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप पहाड़ की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कई लोग मांग कर रहे हैं कि आप पहाड़ से चुनाव लड़ें। वो मेरा काम नहीं है, जो AICC का आदेश होगा। हम लोग कुछ लड़ाने वाले भी तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता में रहते हुए उत्तराखंड में जो 2 मुख्यमंत्री चुनाव हारे, उनमें भुवन चंद्र खंडूड़ी और हरीश रावत शामिल हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र रावत या हरीश रावत सीट की चर्चाओं पर चाहे जो कहे, पर सच ये है कि मुखिया की कुर्सी के लिए सही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इसके अलावा 2022 के चुनाव के लिहाज से राजनीतिक दलों के लिए कुमाऊं मंडल का ऊधम सिंह नगर जिला सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए कांग्रेस अभी से ही जिले में टिकट के लिए माथापच्ची करने लगी है। विधानसभा चुनाव से महज 1 साल दूर खड़े उत्तराखंड में सियासी दलों ने अभी से प्रत्याशियों के सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते चुनाव से सबक लेकर कांग्रेस कुमाऊं के सबसे बड़े जिले ऊधम सिंह नगर में सियासी समीकरण तलाशने लगी है, जिसके लिए कांग्रेस 9 में से कई सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतार सकती है। ये कहां से कौन लड़ेगा, हम लोग सीनियर लोग हैं, जहां से पार्टी आदेश करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। मकसद है कि हमारी सीटें जीत के आनी चाहिए। उस जीतने के लिए जो भी फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी वो फार्मूला लागू किया जाएगा। कांग्रेस रुद्रपुर के साथ ही काशीपुर, सितारगंज, किच्छा, गदरपुर, नानकमत्ता में नए चेहरों पर दांव खेलने की फिराक में है, जिसकी कमान खुद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने अपने हाथों में ले रखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी अभी से हमलावर है। चुनाव में 9 ऊधम सिंह नगर की जनपद की 9 सीटों में से 8 में कमल का फूल खिला था और 1 सीट हाथ के पंजे को आई थी। इतिहास गवाह है, जब जब किसी व्यक्ति ने जुल्म किया तो उसका नाश हुआ है, क्योंकि जनता को बहुत तड़फा इन कांग्रेस के लोगों ने और आज इनके पास 1 सीट के लिए भी जगह बचने वाली नहीं है। तो ऊधम सिंह नगर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को ऊधम सिंह नगर में जसपुर की सिर्फ 1 सीट मिली थी। बाकी 8 सीटों पर उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ऐसे में नए चेहरों का फॉर्मूला बनाकर बीजेपी को चकमा देने की जुगत में लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल टूटने के मामले में शासन ने श्रीनगर के 3 इंजीनियर्स पर कार्रवाई की है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश कुमार बिजलवान, असिस्टेंट इंजीनियर मनोज पवार और मृत्युंजय शर्मा पर कार्रवाई हुई है। सभी को प्रमुख अभियंता देहरादून के कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। वहीं इस मामले में कंसल्टेंट फर्म आयुलीजा प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट में डालने की संस्तुति भी कर दी गई है। साथ ही ठेकेदार राज श्यामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उत्तराखंड में 1 साल के लिए डिबार घोषित कर दिया गया है। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में एक छोटी सी लापरवाही एक महिला की जान पर भारी पड़ गई। हरिपुरा बौर को नाव से पार कर रहे 12 ग्रामीणों से भरी एक नाव अचानक से डूब गई, जिससे एक महिला की डूबने से मौत हो गई, जबकि कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि नाव में ज्यादा भार होने के चलते नाव पलट गई।
रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ तहसील से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर चोपता के बनिया कुंठ में यूकेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी की मौत हो गई। लेकिन रुद्रप्रयाग पुलिस और राजस्व पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, जिसकी वजह से 9 घंटे तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो नहीं पाई। मामले में एसपी नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि घटनास्थल का क्षेत्र राजस्व क्षेत्र में आता है। वहीं जिले के एसडीएम दीपांकर नेगी का कहना है कि उनके पास राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ये क्षेत्र रेगुलर पुलिस की सीमा में है। ये चीज़ इशू नहीं है, ये तो बाद में भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो कार्रवाई तत्काल जरूरी बनती थी और हमारे स्टेशन अफसर ने तुरंत जाके इंक्वेस्ट रिपोर्ट भर दी और अग्रिम कार्रवाई कर दी। और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हुआ है तो इसको क्लियर कर लिया जाएगा। ये राजस्व ग्राम बनिया कुंड की घटना है। जब इसमें ये जानकारी आया कि ये सीमा विवाद है राजस्व पुलिस और नियमित पुलिस में, तो हमारे द्वारा राजस्व निरीक्षक को मौके पर भेजा गया। उनके द्वारा सिविल पुलिस को अवगत कराया गया कि ये क्षेत्र जो है सिविल पुलिस से संबंधित है। पहाड़ इन दिनों बर्फ से लकदक है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे जहां स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं पर्यटकों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। आप चमोली के मुख्य पर्यटन स्थल औली का ये नजारा देखिए। हर ओर बर्फ से लदे पहाड़ नजर आ रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। पर्यटक भी यहाँ आकर मस्ती करते दिखे। अब आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी के खूबसूरत पर्यटन स्थल हर्षिल की शानदार तस्वीरें। हर ओर मखमली बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। जहाँ देखो सफेद चादर ही नजर आ रही है। यही हाल मुखबा, धराली, सुखी टॉप सांकरी और जखोल का भी है। हर्षिल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 20 सदस्यीय दल शूटिंग के लिए आया हुआ था कि बर्फबारी होने लगी और दल फंस गया, लेकिन बाद में शूटिंग का दल धराली सुरक्षित पहुंच गया। वहीं हर्षिल के ही सुक्की गांव की एक मनमोहक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ एक बारात भी बर्फबारी में फंस गई, लेकिन दूल्हा काफी खुश नजर आया और अपनी दुल्हन को लेकर पैदल ही बर्फबारी के बीच निकल पड़ा। उसने खुद को खुशनसीब बताया कि भगवान ने उसकी शादी को एक यादगार और हसीन पल बना दिया। अब आपको लेकर चलते हैं नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर चकराता। यहाँ तो बर्फबारी देखकर पर्यटक खुद ही खिंचे चले आ रहे हैं। यहाँ के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए सैलानी तो जैसे बर्फबारी का इंतजार ही कर रहे थे और बर्फबारी के हर पल को यादगार बनाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहाड़ों में मौसम के बदलने का सिलसिला जारी है। चमोली जिले की बात करें तो यहाँ पिछले 3 दिनों से जहां ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बादल के छाए जाने से ठंड बढ़ गई है। निचले इलाकों में ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन भी बढ़ने लगी है। जिले में बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड, बैदनी, बुग्याल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं औली में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही अब यहाँ सैलानियों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? हम 4 फ्रेंड्स हैं और हम वहाँ नीचे जोशीमठ में रुके हुए हैं। पहले हम चोपता गए थे, फिर हमने तुंगनाथ ट्रैक भी करा, फिर हम मंदिर भी गए थे, टेम्पल। बस आज हम औली आए हैं। अभी हम 27 को चले जाएंगे यहाँ से। आज हम औली विजिट करने आए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 500 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम और एसडीएम लक्सर को आदेश दिया है कि 2 महीने के भीतर जमीन को कब्जे मिले। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आगे भी इस भूमि पर कब्जा ना हो। आपको बता दें कि हरिद्वार के वीरेंद्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि हरिद्वार के लक्सर में बाणगंगा नदी के रिवर बेड की 500 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसमें खेती की जा रही है। उधर कोटद्वार में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम पहुंचे बीजेपी पार्षदों ने नगर आयुक्त पर मेयर के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और नगर निगम में तालाबंदी कर दी। इस दौरान पार्षदों ने कार्यालय के भीतर बैठकर नगर आयुक्त को जबरन बाहर निकाल दिया और खुद निगम के गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि नगर आयुक्त को पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं निगम पर बीजेपी पार्षदों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप भी लगा है। 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। 2 साल से हमारे वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। इतना तक कि हमारे छोटे छोटे कामों को भी यहाँ पे नहीं किया जाता है। हम लोगों के लिए इतना मुश्किल आ गया कि अब मजबूरन हमें यहाँ पे तालाबंदी करना पड़ रहा है। और हमने यहाँ पे नगर आयुक्त साहब से हमने यहाँ पे बातों का जवाब मांगा, उन्हें हमें संतुष्टिजनक जवाब हमें कोई नहीं दिए गए।
सीमांत जिले उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों की 52 घोषणाओं पर लगातार काम चल रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से पूरे जिले में दूरस्थ गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सड़कों का निर्माण मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत करवाया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर सड़कों का निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में है और उसे पूरा भी कर लिया गया है। वहीं सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों में खुशी है। सड़कों के बन जाने से स्थानीय लोगों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अंतर्गत भी हमारे पास 52 घोषणाएं हैं, जिसमें 93 वर्क्स प्रस्तावित हैं। कुछ इनमें से कुछ कार्य हमारे जो पूर्व स्वीकृत हैं वो चल भी रहे हैं और कुछ के हमने एस्टिमेट जो है शासन को भेज दिए हैं। तीनों विधानसभाओं में अधिकांश गांव, मुझे लगता है कि 95% गाँवों में सड़कें पहुंच गई है, जिनमें से खासकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और जो स्टेट सेक्टर की योजना है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने सीधा पैसा दिया है, तो 95% जो गांव हैं वो सड़क से जुड़ चुके हैं। और अभी जो 4-5% गाँव रहे हैं, हर विधानसभा में मुझे लगता है कि 6-7 गाँव हैं जो अब सड़क से जुड़ने बाकी हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।